जनशक्ति डिजिटल में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जनशक्ति डिजिटल में। अच्छी और सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ ओझा जी। हम इनके साथ बिहार चुनाव और बिहार चुनाव का जो असर देश में होगा और देश की तमाम परिस्थितियों पर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनशक्ति डिजिटल में। धन्यवाद। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में हालांकि एसआईआर जो मतदाता गहन पुनरीक्षण की वजह से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है, बहुत भाग दौड़ है और अगले 2 से 3 महीने के बाद बिहार का चुनाव होना है। ये बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए और ख़ासकर हिंदी जो पूरा प्रदेश है जहाँ लगभग सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इकलौता एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ तक खुद अपनी बदौलत उनकी सरकार अब तक नहीं बन पाई है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए और पूरे देश पर इस चुनाव का क्या असर होगा, बिहार का चुनाव कितना महत्व रख रहा है? देखिए, पहले आपने ये बात पूछी कि जो गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का वोटरों का हो रहा है, उसकी पहले बात आपने की। यही बतला रहा है कि गहन पुनरीक्षण का जो मसला है एक आया क्यों अचानक। इसका मतलब कि चुनाव आयोग खुद आरएसएस और इसकी सरकार के पक्ष में है। वो किस लिए यह काम कर रहे हैं लोग समझ रहे हैं, और जिस काम उद्देश्य से कर रहा है कि हम वोटर बहुत बड़ी संख्या में छट जाएं, उनके मन से छट जाएं, जो वोट देने वाले इसको नहीं है वो छट जाएं, इस उद्देश्य की चर्चा ज़्यादा है। इसको लेकर के बिहार में इसका बड़ा भारी विरोध भी हुआ। 9 जुलाई इसके लिए प्रसिद्ध हो चुकी है कि बिहार ने उसका विरोध किया। ये खुद ये कदम जो है चुनाव आयोग का ये बतला रहा है कि बीजेपी, उनके गठबंधन जो यहाँ एनडीए गठबंधन है, इनकी हालत खास्ता है, तभी यह कदम उठाया गया है। इसका एहसास है कि बिहार क्या करने जा रहा है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। यह संदेश लोगों तक भी पहुँचा है। अब यही करके वो जीत जाने की अगर उम्मीद रखते हैं, ये बात दूसरी है। जहाँ तक प्रश्न है कि इस चुनाव के रिजल्ट का, विधानसभा का ये चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि बिहार का परफॉर्मेंस उसमें किसके पक्ष किसके विपक्ष में होता है, उसका एक असर की बात सोची जाती है कि पूरे देश के माने चुनावी रिजल्ट पर इसका, बिहार के रिजल्ट का क्या असर होगा। लेकिन यहाँ का जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ की जनता को प्रभावित करेगा। एक राज्य का पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगा ऐसी बात नहीं है। इनके पक्ष में हो, इनके विपक्ष में है, दोनों ही अर्थों को लेकर, दोनों ही बातों को लेकर के। लेकिन इस चुनाव जो चुनावी परिणाम आएंगे उसका सरोकार सीधे यहाँ की जनता से है, उनके सवालों से है, उनकी जो अपेक्षा है किसी भी सरकार से जो अपेक्षा होती है, उनके हालत में बेहतरी। तो जो उनकी वर्तमान समस्याएं हैं हमारे बिहार के वास्तविक विकास की, बिहार में बेरोजगारी के संबंधित उनके समस्या की, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी, ये लोगों के मन मिजाज में है। इसलिए इस चुनाव का रिजल्ट बिहार को ही प्रभावित करेगा। अगर यहाँ की जनता इस सरकार को निकाल बाहर करती है, महागठबंधन इसके विपक्ष में खड़ा है, उसकी सरकार बनती है तो भविष्य अलग होगा, और उनकी सरकार बनती है तो भविष्य अलग होगा। मंथन इसका चल रहा है, यहाँ की जनता में चल रहा है। और यह स्वाभाविक बात है कि बिहार का रिजल्ट हमेशा इस ओर देश देखते रहता है, क्योंकि यह क्रांति की धरती है, यहाँ आंदोलन की धरती है। जो ताकतें कभी कभी अभी ज़्यादा इंदिरा जी के समय की वो आपातकाल की बात करते हैं, उसके नेता यहीं के थे, जयप्रकाश नारायण जी थे।
अब जयंत प्रकाश नारायण ने वो सरकार बनने के बाद क्या किया था उसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। वो चर्चा करते हैं जनतंत्र की उस समय हत्या हुई थी, अभी कहाँ हत्या हो रही, इस रूप में चीज़ों को रख रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण का एक पत्र था मोरारजी देसाई को, और उन्होंने लिखा था उस पत्र में, यह रिकॉर्ड में है, यह पत्र अभी संचिकाओं में बंद है, और जो लिखने वाले हैं वो लिख चुके हैं पुस्तिकाओं में, कई इसका कोट है। वर्धन ने भी एक लिखा था एक पुस्तिका में, और जयप्रकाश नारायण के उस पत्र को कोट किया था। मोरारजी देसाई को उन्होंने लिखा था कि मुझे खबरें मिल रही हैं कि सरकार के कामकाज में आरएसएस का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, उसका भाव ये था, अच्छी बात नहीं है। अगर उसको राजनीति करना है तो जनता पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन दावा करे कि हम राजनीति नहीं करते हैं, अपने को सांस्कृतिक संगठन या वो संगठन कहते हैं, और राजनीति में भारत सरकार की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, यह बुरी बात है। क्या आपको ये हम माने कि क्या बिहार के भीतर भी सरकार में आरएसएस का हस्तक्षेप लगातार बढ़ गया है, जबकि उनके साथ सहयोगी पार्टी के रूप में जनता दल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? नहीं, उसको ताकत देने वाले नीतीश कुमार इसके लिए जवाबदेह हैं। नीतीश कुमार हट जाएं, कल सरकार गिर जाएगी और अकेले चुनाव लड़के वो जीत नहीं सकते। स्थिति यही है। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं गवर्नर के जरिए, तो ये पूरे देश में शासन करना चाहते हैं, जहाँ विरोध पक्ष की थोड़ा भी हिलने डुलने वाली सरकार नहीं है, बिल्कुल अपने बहुमत में है, तो उन राज्यों के अंदर अपना गवर्नर भेज करके वो गवर्नर राज कायम करना चाहते हैं। यही तो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये फेडरलिज्म पर हमला है, जो संघीय ढांचा है हमारे, जो संविधान देता है ये ढांचा पूरे देश को, राज्यों के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं, राज्यों द्वारा कानून बनाने की सूची है, केंद्र की सूची है, इस मामले में कुछ कंकरेंट लिस्ट है जिस पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। वो उनके लिए घातक है, उसको घातक समझ रहे हैं, इसीलिए वो नारा देते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल सीधे अटैक नहीं करके अभी हथकंडा बना रहे हैं गवर्नर्स के जरिए, वो अपने गवर्नर्स भेज रहे हैं। वो किस विचार के वाले हैं, उनके यहाँ गवर्नर बनने के बाद जो आते हैं जो करते हैं उसे तो स्पष्ट है। तो क्या आने वाले चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा बनाने जा रही है कि बिहार का चुनाव जो होने वाला है, क्या एक तरह से सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है? संविधान के मसले हैं, कानूनों में जिस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत ईडी सीबीआई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपकी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसको कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि बिहार की तरफ लोग इसलिए देखते हैं कि ये परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ यहाँ हमेशा अपना तेवर दिखलाया है, हमेशा हर दौर में दिखलाया है, और यह भी एक दौर है जबकि बिहार की भूमि से ही इंडिया गठबंधन का निर्माण भी शुरू हुआ। पहली बैठक यही हुई थी, याद रखिए इसको, इसी भूमि पर क्यों हुई थी। बहुत दूसरे राज्य भी हैं, एक गरीब राज्य में, विकास के लिए तरसते हुए राज्य में, बिहार में, जिसको बहुत गालियां दी जाती है कई तरह से, कई दौर में इसको जंगल राज का राज्य कहा गया, कई दौर में जातियों की राजनीति का राज्य कहा गया। वो सब तरह की प्रगतिशील ताकतों को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां, जनतांत्रिक पार्टियां, देशभक्त पार्टियां जो फासिज्म को नहीं मानती, वे सभी लोग यही जुट करके महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक स्वरूप तैयार करते हैं। गांधी ने भी इस धरती को पहचाना था, यही से उन्होंने राजनीति में असल उनका प्रवेश शुरू हुआ था, जहाँ से वो किसानों को संगठित किया, जहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध में लोगों को निडर होने की शिक्षा दी। यह एक निडर राज्य है, किसी से डरता नहीं है। हर दौर में इन्होंने जो सरकार के जुल्म के खिलाफ इसने अपना तेवर दिखलाया है और बदलाव लाया है। बस यही एक चीज़ है जिसमें बिहार के तरफ लोग देखते हैं कि यहाँ का रिजल्ट क्या है। तो क्या आने वाले चुनाव में हम ये मान कर चले कि एक बार फिर से जो आपकी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है और
आपने कहा कि एक राह दिखाने वाला है। 2015 के चुनाव में भी हमने देखा था कि तमाम मीडिया जब ये कह रहा था कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए थे और तब उनकी जीत हुई थी। तो एक फिर से वो कहानी दोहराई जा सकती है क्या? अब इसके बारे में एक भविष्यवक्ता की तरह कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोगों को चिंता और अफसोस इस बात की है कि नीतीश की ने जो खुद कहा कि मैं फिर से मिट जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी में लौट कर नहीं जाएंगे। इनका निश्चय है, जो इन्होंने शुरुआती समय में जो कदम उठाए उसका लोगों ने स्वागत किया, बेशक स्वागत किया। एक विकास पुरुष के भी दर्जा इनका दिया गया, एक विकास में विश्वास करने वाले नेता के रूप में माना गया। लेकिन अब आश्चर्य होता है आम जनता को भी, उनकी सब अच्छाइयों को मानते हुए भी, कि ऐसे व्यक्ति को जिनका डीएनए देखा गया और जिन्होंने कहा कि अब वहाँ लौटेंगे नहीं, इनको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी, बिहार की प्रतिष्ठा के लिए भी, बिहार की जो परंपरा रही है उसको देखते हुए ही उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले चुनाव में अभी पिछले 9 जुलाई को पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन के हड़ताल थे, मज़दूरों का बड़ा हड़ताल हुआ। तो बिहार के अगर संदर्भ में बात करें तो क्या आने वाले चुनाव में जो उनके मुद्दे हैं, मज़दूरों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, आपकी पार्टी उन मुद्दों को कैसे उठाएगी, कैसे जनता के बीच ले जाकर? नहीं, हम लोग इस मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे हैं। बिहार के विकास की, अकाल, सूखा, बाढ़ से राहत की, उनके लिए जो योजनाओं का भी सुझाव हम देते रहे हैं। बिहार की एक बड़ी समस्या है और बिहार में को जो अपेक्षा थी कि हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, हमारे यहाँ ट्रेनों में भर भर करके केरल से लेकर और इधर आसाम तक जाने वाले लोग नहीं होंगे अपनी रोजी रोटी के लिए, रिक्शा चलाने के लिए दिल्ली और हरिद्वार तक के पहाड़ियों में नहीं जाएंगे, ये वो दिन मेरा अच्छा आएगा। ये सपना पूरा नहीं हुआ है और इन सपनों को लेकर के, लोगों की समस्याओं को लेकर के ही तो हमारा इतिहास बनता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके समाधान की बात का ये दावा कर रहे हैं। उन सारी समस्याओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई और कम्युनिस्टों ने शहादतें दी है, चाहे अत्याचार की बात हो, चाहे भूमि की बात हो, लोगों के आवासीय सुविधा, आवासीय ज़मीन की बात हो, उनके पर्चा की बात हो, जितने मसले हैं कृषि के, कृषकों के, कृषि मजदूरों के, उनके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के समय से आज भी उनको हम लोग सम्मान देते हैं। सम्मान क्या, उनकी एक तरह से हम उनको मसीहा मानते हैं। उस समय से ये धरती है, बिहार में ये कार्यानंद शर्मा की धरती है, बिहार में ये यदुनंदन शर्मा की धरती है। ये हमारी ही पार्टी है जिसके नेता यदुनंदन सिंह को गया के अंदर महिलाएं शादी विवाह में गीत गाती थी, लैले यदुनंदन अवतार, लैले कृष्ण अवतार यदुनंदन शर्मा। ये गीत महिलाओं के द्वारा गाए जाने पर गर्व कम्युनिस्ट पार्टी ही कर सकती है। यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा बिहार के दोनों बड़े किसान नेता हुए। आने वाले चुनाव में हम आखिर की तरफ जा रहे हैं कि क्या महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, ताकत के साथ चुनावी मैदान में जा रही है? महागठबंधन के जो पार्टियां हैं जो अभी शामिल है, इनमें सभी जनतांत्रिक शक्तियां हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली शक्तियां हैं, ये देशभक्त शक्तियां हैं, फासिस्टों को समझने वाली शक्ति है, फासिज्म को समझने वाली शक्ति है। यह बुद्ध की धरती है, यह गांधी की धरती है, यह महावीर की धरती है। और गुरु गोविंद सिंह का ये सिख का गुरुद्वारा देखिए, ये यही गुरु गोविंद सिंह की धरती है, यही उनका जन्म स्थान है। ये ऐसी धरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत किया बिहार के मसले पर। बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार शोज दवे, तो क्या ये फिर से दोहराया जाएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी और सच्ची खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।